हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिकॉल करेंगे। मतलब जो कंसेप्ट है वो सारे रिकॉल करवाऊंगा आपको, और साथ साथ जहाँ पर आप मिस्टेक्स कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मिस्टेक्स मत करना आप। तो वो सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस के भी सारे। और डिटेल्ड रिवीजन वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। क्विक रिवीजन वीडियो भी हमने अलग से ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये प्रॉपर टोटली एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, ताकि पोर्टफोलियो आपके दिमाग में अच्छे से रिकॉल हो जाए कम समय में। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज रिकॉल करा लो। सबसे पहले आप देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकालते हैं। डिविडेंड लेते हैं प्लस प्राइस चेंज दोनों लेते हैं। डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन करेंगे या डिविडेंड माइनस कैपिटल लॉस, है ना। तो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज हम लेते हैं, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100 करोगे तब एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। यानी दो प्रकार से रिटर्न कमाया जाता है, एक तो डिविडेंड से कमाओगे, सिक्योरिटीज वगैरह में डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी उससे कमाओगे, और दूसरा प्राइस चेंज से, है ना। इनिशियल क्या प्राइस लगाया था, बाद में क्या प्राइस हो गया, तो उन दोनों का मिला के एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है। अब हम जो पास्ट के डेटा होते हैं, या फिर मान लीजिए प्रोबेबिलिटीज दी हुई रहती है, तो उससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकालते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है पिछले 5 सालों का। तो पिछले 5 सालों का अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है, तो सिंपल एवरेज करके आप रिटर्न निकालोगे, जिसे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हो, या फिर आर आई बार भी बोल सकते हो, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो, या एक्स बार बोल दो, या फिर ई आर बोल दो। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, फिर आप एक्स माइनस एक्स बार करोगे, है ना। उससे क्या आएगा, रिस्क आ जाएगा आपका। फिर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करोगे, तब आपका वेरिएंस आएगा। ये काम की चीज नहीं होती, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ही रहता है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, अब एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 5 अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी 5 अलग अलग रिटर्न से हमने एवरेज रिटर्न किया था, वैसे 5 अलग अलग वेरिएंस से हम एवरेज वेरिएंस करेंगे, इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो टोटल डिवाइड बाय 5 भी करना मत भूलना, टोटल डिवाइड बाय 5 करोगे तब आपका वेरिएंस आएगा, और फिर उसी वेरिएंस को हम रूट कर देते तो हमारा एस डी आता है। तो ये तो हिस्टोरिकल डेटा में आप ऐसे करोगे, लेकिन वही अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जैसे मान लो पिछले 5 अलग अलग रिटर्न दिया हुआ है और 5 अलग अलग रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ पर आप सिंपल एवरेज नहीं करोगे, यहाँ पर हर रिटर्न में प्रोबेबिलिटी लगा के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, जिसे आप एक्स बार बोल दो, आर आई बार बोल दो, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो आप। तो ये आप निकालोगे। फिर आप x माइनस एक्स बार करोगे, कैसे हुई, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ऐसे करके आप x माइनस एक्स बार करोगे, फिर उसको स्क्वायर करोगे, वेरिएंस। तो ये वेरिएंस आपके 5 अलग अलग आएंगे। तो ये 5 अलग अलग वेरिएंस हम एवरेज वेरिएंस निकालेंगे। तो क्या यहाँ पर सिंपल एवरेज करेंगे, नहीं, जैसे रिटर्न में आपने प्रोबेबिलिटी लगाया था, वैसे यहाँ पर भी आप प्रोबेबिलिटी लगाओगे। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहता है तो रिटर्न में तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बट वो फिर यहाँ पर ध्यान उनका भटक जाता है, वो वेरिएंस को क्या करते हैं, टोटल डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो वहां पर मिस्टेक होती है। तो सबसे पहला मिस्टेक आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर ही गलती मत करना। जो भी आपके वेरिएंस आएंगे उसमें भी फिर प्रोबेबिलिटी लगेगा, इस पे जैसे 0.20, 0.40, 0.05 ऐसे प्रोबेबिलिटी लग के वेरिएंस आएगा, और फिर उसको आप रूट करोगे तो आपका एस डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेरिएंस और एस डी ये दोनों आप निकाल सकते हो, ठीक इसी प्रकार से। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था जहां पर प्राइस दिया हुआ था, तो प्राइस बेसिस से भी आप रिस्क और रिटर्न निकाल सकते हो। जैसे आपके अलग अलग प्राइस दिए हुए और उसकी प्रोबेबिलिटीज दिए हुए, तो प्राइस में प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा, है ना। तो ये प्राइस आएगा, आपका रिटर्न नहीं आएगा। अब इनिशियल प्राइस था 120 और प्राइस में प्रोबेबिलिटी लगाया तो एक्सपेक्टेड प्राइस आ गया, तो एक्सपेक्टेड प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, 120 से 128.5, मतलब 8.5 बढ़ा हुआ है 120 से। तो 8.5 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया हमारा। अब इसी प्राइस से आपने जो ये एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला, तो x माइनस एक्स बार क्या होगा, 115 माइनस 128.5, ऐसे करके आपने x माइनस एक्स बार निकाला। ये प्राइस चेंज का हमने स्टैंडर्ड, सॉरी, प्राइस चेंज का हमने x माइनस एक्स बार निकाला, फिर उसको स्क्वायर करके वेरिएंस कर देंगे। अब इसमें भी आप ये प्रोबेबिलिटी लगाओगे, सिंपल एवरेज नहीं करोगे। इसमें भी जब आप प्रोबेबिलिटी लगाओगे आपका वेरिएंस आ जाएगा, और अब इस वेरिएंस को आप रूट करोगे तो एस डी आएगा। ये एस डी वैल्यू में है, ये परसेंटेज में नहीं, क्योंकि आपने प्राइस चेंज लिया था, रिटर्न का परसेंटेज नहीं लिया था। तो जबकि प्राइस वैल्यू में है तो ये एस डी भी वैल्यू में आएगा। तो एस डी का परसेंटेज क्या होगा, 7.089 का वैल्यू में एस डी है। कितने का प्राइस में, इनिशियल प्राइस 120, तो इंटू 100 करेंगे तब आपका एस डी का परसेंटेज आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी था। अब इसके बाद हम बात करेंगे, मैं जो जो चीजें वो सारी रिकॉल करा रहा हूँ। जैसे कोवेरिएंस की अगर हम बात करते हैं, तो कोवेरिएंस में हम क्या करते हैं, जैसे दो, तो कोवेरिएंस निकालने के लिए हम हमेशा दो स्टॉक का इंफॉर्मेशन लेते हैं। दो स्टॉक का डेटा होगा तभी तो कोवेरिएंस आएगा, एक स्टॉक का तो सिर्फ वेरिएंस आएगा।
दो स्टॉक यानी दो आपस का कोवेरियंस। तो यहाँ पर देखो एक आइसक्रीम कंपनी है अमूल करके और एक मदर डायरी, दो कंपनी अलग अलग है। तो दो कंपनी का स्टॉक का रिटर्न्स ले लिया हमने पिछले कुछ सालों का, उससे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकालेंगे, वेरिएंस और एसडी आपको आता है। ठीक वैसे ही मदर डायरी का भी वेरिएंस और एसडी निकालेंगे। अब ये जो एक्स माइनस एक्स बार है और ये जो वाई माइनस वाई बार है, ये वाई होगा, ठीक है। ये जो वाई माइनस वाई बार है आपका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कोवेरियंस आएगा। तो अलग अलग कोवेरियंस आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल एवरेज कर देंगे। प्रोबेबिलिटी तो इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं तो सिंपल एवरेज करके हम कोवेरियंस निकाल लेंगे। तो कोवेरियंस सिंपल सी बात है, दो स्टॉक का जो गैप्स है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, उससे आपका कोवेरियंस आएगा। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, आर इक्वल क्या बताया था मैंने, मार्क्स स्कोर्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। मार्क्स स्कोर्ड क्या बताते हैं, कोवेरियंस। यानी आर इक्विवेलेंट टू क्या होता है, कोवेरियंस होता है डिवाइड बाय दोनों का एसडी इंटू एसडी। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल कोवेरियंस बाय एसडी इंटू एसडी होगा। तो वैसे ही अगर हम देखें तो कोवेरियंस क्या होगा, आर इंटू एसडी ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ वाई। जैसे कि आर एक्स वाई इक्वल कोवेरियंस बाय एसडी ऑफ एक्स एसडी ऑफ वाई होता है, वैसे कोवेरियंस एक्स वाई होगा इक्वल आर इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई हो जाएगा आपका। और ध्यान रहे, जब आपका आर इक्वल 1 होता है तो मतलब वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, जहां पर कोई रिस्क नहीं कटने वाला। बट आर इक्वल -1 होता है तो मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब पूरा का अगर प्रॉपर वेट लिया जाए तो सारा का सारा रिस्क आपका कट जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझा दिया मैंने आपको। अब इसके बाद और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछे तो वो होता है आपका आर स्क्वायर। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो ये कोवेरियंस में ध्यान रखना, गलती मत करना, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लेके आप कोवेरियंस निकालोगे। और ये कोवेरियंस को भी फिर क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी दिया हो तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे, नहीं तो सिंपल एवरेज करके कोवेरियंस निकालोगे। और आर क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकालना चाहें या पोर्टफोलियो एसडी निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न्स का मतलब एक से ज्यादा स्टॉक, हालांकि दो स्टॉक या तीन स्टॉक का ही पूछा जाएगा। तो दो स्टॉक का पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालेंगे, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, सिंपल सी बात है, बात खत्म। तीन स्टॉक का होगा तो वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न को प्लस कर दो, यानी हर रिटर्न में उसका वेट लगा दो कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि कोई पोर्टफोलियो में अगर आप पैसा लगाओगे तो उसका वेट होगा ना अलग अलग पोर्टफोलियो का। तो वेट इंटू रिटर्न करोगे, बात खत्म। पोर्टफोलियो रिस्क में जब आर इक्वल 1 होगा ना तो मतलब वहां पर कोई रिस्क नहीं कटता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है। जब आर इक्वल 1 होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली कर सकते हो वेट इंटू एस डी प्लस वेट इंटू एस डी। तीन स्टॉक है तो वेट इंटू एस डी प्लस वेट इंटू एस डी प्लस वेट इंटू एस डी, यानी तीनों स्टॉक पे उसका रेस्पेक्टिव वेट लगा के आप जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल रहे थे वैसे पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हो। कब, अगर आर इक्वल 1 है। अगर आर इक्वल 1 नहीं है मतलब रिस्क कट रहा है, क्योंकि आर लेस देन 1 तब जब होता है जब रिस्क कट रहा होता है। अगर रिस्क कटेगा तो ऐसे सिचुएशन में दो स्टॉक का पोर्टफोलियो एसडीएम कैसे निकालेंगे, वहां पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, मतलब वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी को वेरियंस ए बी, है ना, इस तरीके से। और या फिर बोलो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस रिमेनिंग वेट इंटू को वेरियंस, दोनों चलेगा। तो अब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ध्यान रखना, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, तो उससे आ जाएगा। अब कोवेरियंस की जगह पे कभी कभी कोवेरियंस दिया हुआ नहीं रहता है तो आप वहां पर आर इंटू एस डी भी लिख सकते हो, मतलब वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट कोवेरियंस की जगह पे आप लिख सकते हो 2 इंटू वेट इंटू कोरिलेशन आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, क्योंकि कोवेरियंस क्या होता है, आर इंटू एस डी होता है। तो वो भी आप कर सकते हो, आपको कोवेरियंस दिया हुआ नहीं रहेगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा। तो उस प्रकार से आप कर लोगे। अगर तीन स्टॉक का हुआ, तीन स्टॉक का रिटर्न तो चलो वेट इंटू रिटर्न कर लेंगे, अगर रिस्क की बात करें तो कैसे करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को ध्यान में रखो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। उसमें क्या आएगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ सी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू को वेरियंस ए बी, 2 into weight of B into weight of C into covariance BC, 2 into weight of A into weight of C covariance AC। तो इस प्रकार से हमने
पोर्टफोलियो रिस्क भी निकालेंगे ना। और ध्यान रखिए रूट लगाना पड़ेगा तब एसडी आएगा आपका, क्योंकि आप यहाँ पर वेरिएंस का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप रूट नहीं लगाओगे तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस आएगा। अगर पोर्टफोलियो एसडी चाहिए आपको, तो आप जो वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, 2 इंटू वेट कोवेरियंस जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप ये रूट लगाना मत भूलना। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना, रूट नहीं लगाओगे तो पोर्टफोलियो वेरिएंस आएगा, रूट लगा दोगे तो पोर्टफोलियो एसडी आ जाएगा आपका। तो आई थिंक ये भी आपको एकदम अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका है। ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो की बात करेंगे। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर हम वेट निकालते हैं, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई निकालते हैं, यानी एक्स को कितना वेट दें, एक्स को उतना वेट देंगे जितना वो वाई का रिस्क काटेगा, वाई को उतना वेट देंगे जितना वो एक्स का रिस्क काटेगा। तो वेट ऑफ वाई तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल वेट 1 होगा। और मिनिमम रिस्क का पोर्टफोलियो यहाँ पर दो ही स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में ये आपका तरीका लगेगा। दो से ज्यादा होगा तो आगे मैं लास्ट में बताऊंगा क्रिटिकल लाइन इक्वेशन, उस तरीके से आप करोगे। तो यहां पर हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, वेट ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई डिवाइड बाई रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स प्लस रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई। तो वेट ऑफ एक्स क्या होता है, देखो, रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई डिवाइड बाय रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स प्लस रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई। तो रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई कैसे आता है पता है, वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस, ये होता है रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई। और रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस एक्स वाई। और इसी से आ जाता है आपका नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस 2 इंटू कोवेरियंस एक्स वाई। तो सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पर वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरिएंस माइनस कोवेरियंस दोनों का, यानी आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। ऊपर आएगा वाई का वेट ऑफ एक्स में वाई का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस, और नीचे आएगा एक्स का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस प्लस वाई का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस। सिंपल सी बात है। और मैं तो आपको बोलूंगा आप एग्जाम के लिए ऐसे ध्यान रखो, वेट ऑफ एक्स होगा रिस्क रिडक्शन किसका, वाई का, और नीचे एक्स और वाई दोनों का रिस्क रिडक्शन है ना। और रिस्क रिडक्शन वाई का कैसे आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस, इससे रिस्क रिड्यूस होता है। और एक्स का होगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस। तो आप एग्जाम में, मैं आपको जानबूझ के इसमें टाइम लगा रहा हूँ, देखो आप एग्जाम में ऐसे रखो, वेट ऑफ एक्स इक्वल वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, ऐसे रख लो एग्जाम के लिए, वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। वाई में क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस एक्स वाई। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना। नीचे आ जाएगा एक्स के लिए आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस, और वाई के लिए आ जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस। इस तरीके से आपको आराम से याद होगा जो मैंने स्टाइल बताया। और आप बोलोगे सर वेट ऑफ वाई क्या ले, वो तो जो इसका वेट आएगा 1 माइनस वेट ऑफ एक्स कर दो, बस बात खत्म। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी आपको इस प्रकार से अच्छे से ध्यान में रहेगा। आप आराम से कर लोगे, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आपका हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे सारे मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस, ये सब आपको रिवाइज करा है, ये भी रिवाइज करा है, ये भी रिवाइज करा है, सभी कुछ मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ बस ये ध्यान रख लेना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, एस डी बाई मीन इंटू 100। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में जो जो चीज़ें थी, जो जो फॉर्मूला से, वो सब समझाया मैंने आपको। एफिशिएंट फ्रंटियर के लिए बस यही होता है, हम एक एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन बनाते हैं जहाँ पर आपका जो अलग अलग वेट्स में अलग अलग रिटर्न्स रिस्क होता है ना। जैसे मान लीजिए रिटर्न से 10%, 10%, 12%, 5%, और रिस्क है 6%, 4%, 5%, 2%। तो एफिशिएंट फ्रंटियर में क्या है, देखो ये दोनों में 10-10 कॉमन है, 10-10 दोनों में कॉमन है, और रिस्क यहाँ पर कम है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये रिटर्न का हो गया, ये आपका रिस्क का हो गया। तो 10% के रिटर्न में 6% का रिस्क उठाने से अच्छा है 10% के रिटर्न में 4% का रिस्क उठाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाओ, ये भी अपनी जगह में बेहतर है। कम रिटर्न में कम रिस्क आएगा, तो ये तीनों एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन का हिस्सा बनेगा, तीनों अपनी जगह में अच्छा। पर ये खराब है क्योंकि सेम रिटर्न में आपको कम रिस्क में आपका काम चल रहा है। तो ये एफिशिएंट फ्रंटियर होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर ठीक है, मैंने डिटेल्ड रिवीजन में तो अच्छे से कराया ही है। अभी मैं ऐसे भी रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ों को, है ना।
तो ये हमने सारा समझा यहाँ पर। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट लाइन में आप ये समझो, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जनरली जब पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आरएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आरएम में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मार्केट। आरएम यानी मार्केट में जो अलग अलग सिक्योरिटी, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप आरएफ में भी इन्वेस्ट करो, मतलब रिस्क फ्री बॉन्ड्स या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे हम बोलते हैं लैंडिंग पोर्टफोलियो। हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं हम इसे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आरएफ में बोरो करके जितना पैसा आपके पास है उससे भी ज्यादा आप आरएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप आरएफ में बोरो कर रहे हो, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं बोरोइंग पोर्टफोलियो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, लैंडिंग पोर्टफोलियो को बोला जाता है, लैंडिंग पोर्टफोलियो जो रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? अंडर मार्केट पोर्टफोलियो। अंडर मार्केट पोर्टफोलियो। और बोरोइंग पोर्टफोलियो को बोलते हैं ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल्ड रिवीजन में अच्छे से समझाया हुआ है, बस अभी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अंडर मार्केट पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? ओवर मार्केट पोर्टफोलियो। देखो, लेंडिंग पोर्टफोलियो को अंडर मार्केट पोर्टफोलियो बोलेंगे, बोरोइंग पोर्टफोलियो को ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो बोलेंगे। ये ध्यान में रखोगे आप यहाँ पर। और इसके अलावा एज पर कैपिटल मार्केट लाइन आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे? जैसे आपको पता है ना, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा निकलता है एक्सपेक्टेड मार्केट लाइन सीएपीएम के हिसाब से। तो ईआर अगर हम निकालें, ये सीएपीएम के हिसाब से हो गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से। बट आपका कैपिटल मार्केट लाइन के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ। बीटा नहीं लिखते, बीटा की जगह क्या लिखते हैं पता है? हम लिखते हैं एस डी ऑफ स्टॉक बाई एस डी ऑफ मार्केट, या एस डी ऑफ पोर्टफोलियो बोल दो, एस डी ऑफ पोर्टफोलियो बाई एस डी ऑफ मार्केट। एस डी ऑफ स्टॉक बोलो ऊपर, या एस डी ऑफ पोर्टफोलियो बोलो, है ना? तो ये चीज़ होता है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये बीटा नहीं है, लेकिन क्योंकि ऊपर रिस्क चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न लिया पर एस डी लिया हमने, और नीचे चेंजेस इन मार्केट रिटर्न लिया पर एस डी लिया है हमने। बट बीटा में अलग चीज़ होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये कैपिटल मार्केट लाइन में ये ध्यान रखोगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, ऊपर एस डी ओ पोर्टफोलियो होगा, डिवाइड बाय एस डी ओ मार्केट हो जाएगा आपका। तो ये पूरा आपको कैपिटल मार्केट लाइन समझाया गया पूरा अच्छे से। मैंने अभी आपको रिकॉल ही करा है सिर्फ, मैं ये एग्री करता हूँ, है ना? जहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मुझे लगेगा रिकॉल कराना, वो सभी चीज़ मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम शार्प इंडेक्स मॉडल में आएंगे, जहाँ पर दो प्रकार के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो मार्केट से जुड़ा हुआ हो, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल रिस्क होता है, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट वगैरह, ये सभी को अफेक्ट करते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका फर्म स्पेसिफिक होता है, मार्केट स्पेसिफिक नहीं होता है। वो किसी पर्टिकुलर फर्म का खुद का इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो रिस्क आता है उसको हम अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल हमने ये डिस्कस किया था रिवीजन में, आर आई इक्वल क्या निकालते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, प्लस आपका ये एरर टर्म भी आ जाता है, क्योंकि ये आर आई क्या बताता है? ये एक्चुअल रिटर्न बताता है। ठीक है, और आर आई बार जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। लेकिन एक्चुअल रिटर्न जरूरी नहीं जो आपने लिया वही होगा, कुछ इंटरनल रिस्क की वजह से कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें आपका एरर टर्म जुड़ जाता है आपका। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम शार्प इंडेक्स मॉडल के हिसाब से हम ये बोले कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात करें, डेट इज आर आई बार की बात करें, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा टुवर्ड्स लॉजिक एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं जा रहा मैं, वो सब हमने डिटेल में बात किया। और अगर हम एक्चुअल रिटर्न की बात करें तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट प्लस एरर टर्म, ये ध्यान रखना। और अब अगर आप बोलोगे अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा हम निकालते हैं आर आई बार माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। ठीक है, जेनसन अल्फा हम आगे बात करेंगे, वो अलग हो गया, है ना? ये करेक्टरिस्टिक्स लाइन का अल्फा हो जाता है। करेक्टरिस्टिक्स लाइन में हम अल्फा कुछ इस प्रकार निकालते हैं। आर आई बार आपका और कुछ नहीं, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हो आप। पहले जैसे मैं बोलता था ई आर माइनस आर ई, अल्फा इक्वल ई आर माइनस आर ई। बस ये ध्यान रखना कि हम करेक्टरिस्टिक्स लाइन में इसको हम एक्स बार भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको आर आई बार भी बोल सकते हैं। और आर ई जो है इसको हम आर एफ जीरो मानते हैं। करेक्टरिस्टिक्स लाइन में आर एफ को जीरो माना जाता है, शार्प इंडेक्स मॉडल में आर एफ को जीरो माना जाता है। ये आपका हो जाता है बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। वही अगर मैं बात करूंगा नीचे जेनसन अल्फा की बात करूंगा मैं, जेनसन अल्फा अगर हम निकालते तो वहां पर भी हम लेते वही आर आई बार लेते
माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट नहीं लेते, माइनस आर एफ भी लेते हैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये पूरा लेते हैं फिर हम। तो यहाँ पर तो आर एफ जीरो इसलिए बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट बन जा रहा है। तो ये दो ध्यान रखना, करेक्टरिस्टिक लाइन में अल्फा निकलता है आर आई बार माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, और आपका जेंसन अल्फा हो जाएगा आर आई बार माइनस आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा हो जाएगा। ये दोनों फर्क का ध्यान रखना। और आर आई बार और कुछ नहीं, अब इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो या एक्स बार बोल दो, जो हम हिस्टोरिकल डेटा का एवरेज करके रिटर्न निकालते हैं वही आर आई बार है, और या फिर जो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं ना अलग अलग रिटर्न्स में, ये वही आर आई बार हो गया आपका। तो ये आपको समझ में आया, मेरे ख्याल से रिवीजन हुआ है, समझ में रिकॉल हुआ है पूरा का पूरा। अब अगर हम बीटा की बात करें तो हम बीटा कैसे निकालते हैं, देखो अगर दो ही साल का डेटा दिया हुआ है 2001 2002, तब तो आप सीधा बीटा इक्वल निकाल सकते हो चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, बात खत्म। 2 साल में क्या चेंज हुआ, 12 से 15 हुआ है, मार्केट में 3% का चेंज है, स्टॉक में 16 से 22 हुआ, 6% का चेंज है। तब आप चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। आप बीटा ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज जब 2 साल से ज़्यादा डेटा दिया हुआ है तो हम निकालते हैं बीटा इक्वल को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। ठीक है, बीटा इक्वल को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट हम ऐसे निकालते हैं। और या फिर इसको निकालने का एक और तरीका, ये मैं लिख के, मैं अपने आप फॉर्मूला में याद नहीं करता, मैं इसको लिखता हूँ ताकि मुझे वो उस प्रकार से याद आए आराम से। तो एक तो ये है, और रिग्रेशन मेथड से भी बीटा निकलता है, जहाँ पर हम करते हैं समीशन एक्स एम लिखूंगा, अब एक्स वाई लिखा जाता है, मैं समीशन एक्स एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समीशन एक्स एम लिखा, माइनस हम क्या करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ टाइम्स है एन एक्स बार एम बार, और नीचे भी लिखते हैं हम समीशन एम स्क्वायर माइनस एन एम बार स्क्वायर, ये हम लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से भी रिग्रेशन मेथड, ये इसी का ही सेम है, इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आंसर सेम ही आता है दोनों में, बस वो डेसिमल्स की वजह से हल्का सा फर्क आएगा, वो अलग बात है। तो बीटा का फॉर्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारा बीटा आपको जबकि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना बीटा का फॉर्मूला क्या है। एक तो है चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न, जब 2 साल का डेटा दिया हुआ है तो ऐसे करोगे चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, तो आराम से ऐसे हो जाता है। अदरवाइज बीटा इक्वल हो गया को वेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, और इसी से ही हम निकालते, एक तो ये फॉर्मूला लगा दो, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन में हम लिखते हैं, मैंने जैसे कहा था समीशन एक्स एम या एक्स वाई बोलो आप, माइनस एन एक्स बार एम बार डिवाइड बाई समीशन एम स्क्वायर माइनस एन एम बार स्क्वायर हो जाता है। ये मैंने रिवीजन में अच्छे से समझाया था। तो इस प्रकार से भी बीटा निकलता है, और या फिर बीटा इक्वल आप ऐसे भी लिख सकते हो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय एसडी ऑफ मार्केट। नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, एसडी ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट नहीं, जैसे अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट लाइन में हमने बीटा क्या, बीटा नहीं, हमने वहां लिखा था एसडी ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू एसडी ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट, या एसडी ऑफ पोर्टफोलियो बोल दो, एसडी ऑफ पोर्टफोलियो बाय एसडी ऑफ मार्केट बोल दो। यहाँ पर हम लेते हैं नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, क्योंकि बीटा जो है मार्केट से हम रिलेट करते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो हमारे स्टॉक का सिर्फ नेट, हमारे स्टॉक का सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क इंपैक्ट करता है, अनसिस्टमेटिक नहीं इंपैक्ट करते। इसी वजह से हम ऊपर नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लेते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि एसडी ऑफ मार्केट, ध्यान रहे एसडी ऑफ मार्केट इज इक्विवेलेंट टू नेट रिस्क ऑफ मार्केट, मार्केट का एसडी और मार्केट का नेट रिस्क सेम होता है, लेकिन स्टॉक का नेट रिस्क और स्टॉक का एसडी सेम नहीं होता, वो कम हो सकता है, नेट रिस्क कम हो सकता है, एसडी से कम हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो हमने ये समझा यहाँ पर बीटा निकालने का। तो इस प्रकार से हमने ये भी समझा कि किसी स्टॉक का अगर हमें नेट रिस्क निकालना है, तुम क्या कर सकते हैं, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो। जैसे ये देखो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक क्या होगा, बीटा इंटू एसडी ऑफ मार्केट, यानी मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो तो आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक तो ऐसे आएगा, और एक मैंने बताया था नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का तरीका, अपने एसडी में अपने मार्केट का कोरिलेशन लगा दो। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का दो तरीका था, एक तो मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, यानी बीटा ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ मार्केट, तो नेट रिस्क आ जाएगा, और या फिर अपने ही एसडी में, खुद के स्टॉक के एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो,
यानी नेट रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट के एसडी में बीटा लगाया और या फिर अपने एसडी में अपनी मार्केट का कोरिलेशन मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से हम नेट रिस्क भी निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर भी कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे, जैसे देखो स्टॉक का रिटर्न्स दिया हुआ, मार्केट का रिटर्न्स दिया हुआ है, तो स्टॉक का वेरिएंस और एसडी आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार भी आ जाएगा। ठीक वैसे मार्केट का रिटर्न्स दिया हुआ है, मार्केट का एम माइनस एम बार और वेरिएंस भी आ जाएगा। फिर एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरिएंस आएगा बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट। टोटल डिवाइड बाय नंबर कर दो या पोर्टफोलियो या वो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे या फिर सिंपल एवरेज करोगे, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आपका कोवेरिएंस आएगा। तो फिर बीटा इक्वल क्या होगा, कोवेरिएंस आ चुका और ये रहा वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो 44.48 कोवेरिएंस है, डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट कर दो आपका। तो ऐसे सिचुएशन में आपका बीटा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि बीटा आप कैसे निकालोगे, वो भी हमने समझा, है ना। अब इसके बाद ये ध्यान रखना कोवेरिएंस जो है, जबकि कोवेरिएंस एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं, देखो अगर एक्स और एम का कोवेरिएंस की बात करें तो कोवेरिएंस मतलब कटा हुआ रिस्क होता है। मतलब क्या होगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स मल्टीप्लाइड बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स अभी तो मैंने समझाया था, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स आ जाएगा। नेट रिस्क ऑफ मार्केट बराबर होता है एसडी ऑफ मार्केट के, तो ऐसे लिखा तो ये आया कोवेरिएंस स्टॉक और मार्केट, एक्स और एम लिखा है तो स्टॉक और मार्केट का कोवेरिएंस क्या होता है, बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये इसी से आ जा रहा है। और अगर मैं दो स्टॉक का कोवेरिएंस बोलूं तो दो स्टॉक का कोवेरिएंस मतलब क्या, दो स्टॉक का नेट रिस्क। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स क्या होगा, मार्केट के एसडी में बीटा लगा दो एक्स का, इधर मार्केट के एसडी में बीटा लगा दो वाई का, इससे ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है बीटा एक्स बीटा वाई इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना, आपके आराम से आएगा आपके पास। अब बस ये ध्यान रखो कोवेरिएंस एक्स और वाई का क्या होता है, कोवेरिएंस मतलब नेट रिस्क होता है कटा हुआ, नेट रिस्क ऑफ एक्स नेट रिस्क ऑफ वाई। नेट रिस्क ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो। नेट रिस्क ऑफ वाई कैसे लगाओगे, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो। तो बीटा बीटा दोनों आ गया और मार्केट का एसडी दो बार है, तो बीटा एक्स बीटा वाई इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब आप बोलो सर एक और चीज भी तो है, को वेरिएंस आपने बोला नेट रिस्क के तरीके से निकालो, नेट रिस्क इंटू नेट रिस्क इंटू नेट रिस्क, है ना। और नेट रिस्क आपने बोला था एक और तरीका, एक तो अभी आपने बताया, चलो ठीक है, मार्केट के एसडी में बीटा लगा दिया और इधर भी मार्केट के एसडी में बीटा लगा दिया वाई का, तो बीटा एक्स बीटा वाई वेरिएंस ऑफ मार्केट हो गया। अब एक और तरीका भी तो बताया था, को वेरिएंस है नेट रिस्क ऑफ एक्स इंटू नेट रिस्क ऑफ वाई। और नेट रिस्क ऑफ एक्स में हमने एक और चीज देखा था, अपने एसडी में अपने मार्केट का कोरिलेशन लगा दो, इधर भी अपने एसडी में अपने मार्केट का कोरिलेशन लगा दो। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर एक्स एम आर वाई एम एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। आपको पता है आर एक्स एम आर एक्स वाई अगर आपको निकालना है, को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप ऐसे कर सकते हो, मार्केट के साथ दोनों आपस का निकाल लेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आर एक्स एम इंटू आर वाई एम को हम आर एक्स वाई भी बोलते हैं, इंटू करने के बाद। तो एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, कोवेरिएंस इक्वल व्हाट, आर इंटू एस डी, है ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये बस आप ध्यान रखना, ये ज़्यादा जरूरी है। बीटा एक्स कोवेरिएंस कैसे निकलेगा, बीटा एक्स बीटा वाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये अपने आप आ जाएगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक नेट रिस्क ऑफ स्टॉक से अपने आप ही आ जाएगा। मैं रिकॉल करा रहा हूँ सारी चीज़ें, ध्यान रखना ये बात। तो ये सब कुछ मैंने आपको एकदम अच्छे से रिकॉल करा दिया, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर मैंने लिखा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट के एसडी में बीटा लगाओ या अपने एसडी में अपने मार्केट का कोरिलेशन। तो बीटा इक्वल क्या था, बीटा इक्वल ये मैंने कैसे निकला, बीटा इक्वल आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट होता है ना। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक क्या होता है, अपने एसडी में अपने मार्केट का कोरिलेशन लगाओ, आर एक्स एम बाय एस डी ऑफ एक्स, और नीचे क्या होता है, एस डी ऑफ मार्केट ही होता है, तो वही आएगा। अरे ये जो समझ में ये कैसे है, बीटा इक्वल नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, स्टॉक का नेट रिस्क होता है, और नीचे नेट रिस्क ऑफ मार्केट बोल दो या एस डी ऑफ मार्केट बोल दो। नेट रिस्क ऑफ स्टॉक कैसा आएगा, अपने एस डी में अपने मार्केट का कोरिलेशन लगा दिया और इधर ही अपने आप बन जा रही है। तो लॉजिक क्लियर रहेगा ना, जैसे मैंने आपको रिवीजन कराया था, तो ये सब अपने आप बने, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको भी, ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया। तो ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है मैंने समझाया, ध्यान में रखना है जरूरी। और ऊपर के भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे ये सारे ध्यान में रखना, सब मैंने आपको अच्छे से रिकॉल कराया। या फिर इस वीडियो को 2 बार देख लेना ना, इस वीडियो को बार बार देख लेना, आपका रिकॉल हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो ये सब मैंने आपको समझाया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन, मैं आपको पूरा ग्राफ ऑफ नहीं बता रहा, इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन क्या होता है पता है,
इसका होता है आर आई बार। करेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन को बोला जाता है आर आई बार, और आर आई बार मैंने बताया भी था आपको, अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, है ना। और यहाँ पर आप देखो अल्फा कैसे आएगा, अल्फा आएगा वही ई आर माइनस आर ई बोल दो, तो उस हिसाब से अल्फा आ जाएगा आपका। रिक्वायर रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, और या फिर मैंने जैसे बताया था अल्फा कैसे निकलाओगे, आर आई बार प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, होप आपने ये सारा चीज़ तो करा हुआ है एकदम अच्छे से। तो देखो अल्फा यहाँ पर हमने निकाला भी है, अल्फा इक्वल आर आई बार माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, है ना। अरे माइनस ही गलती से प्लस लिख दिया मैंने, पहले भी यही बताया था। तो आर आई बार आपका क्या हो गया, ये जो रिटर्न है ना ये 12% आर आई बार है, माइनस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। बीटा मैंने निकाला 1.48, को वेरिएंस बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट से मैंने बीटा निकाला, इंटू क्या आएगा रिटर्न ऑफ द मार्केट, मार्केट का रिटर्न ये रहा 10.4। इस प्रकार से आपका अल्फा आ जाएगा। और ये ध्यान रखना करेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। और ये ध्यान रखना आर एम का जगह को खाली छोड़ते हैं, अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं हम, बीटा की भी वैल्यू डाल देते हैं, आर एम को खाली छोड़ोगे आप, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करेक्टरिस्टिक्स लाइन में आर एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट में अल्फा फुल अल्फा की वैल्यू लगा दोगे, बीटा की वैल्यू लगा दोगे, आर एम की वैल्यू को खाली छोड़ोगे आप, ये ध्यान रखोगे। अब अगर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स लाइन में, हम जो शार्प इंडेक्स मॉडल के अंदर बात करते थे, तो वहां पर हम ये बात करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकलते हैं। चलिए तो अभी हम सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला देखते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क जो हम निकालते हैं ना, जैसे हम नेट रिस्क निकालते हैं ना, मार्केट में एसडी, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, आपका नेट रिस्क आ जाएगा। वैसे सिस्टमेटिक रिस्क और नेट रिस्क को आप सेम बोल सकते हो। तो सिस्टमेटिक रिस्क कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टॉक की, मैं पहले स्टॉक की बात करता हूँ, मार्केट के एसडी में आप अपना बीटा लगा दोगे और उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क हम स्क्वायर फॉर्म में बताते हैं। तो ये ध्यान रखना, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगाओगे, उसको स्क्वायर कर दोगे, वही सिस्टमेटिक रिस्क है किसका, स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, वही सिस्टमेटिक रिस्क स्टॉक का हो जाएगा। यानी मार्केट के एसडी में स्टॉक का बीटा लगा दो, जो भी स्टॉक का बीटा है वो मार्केट के एसडी में लगा दोगे, स्टॉक का सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर आप इसको बीटा एक्स बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, बात एक ही है क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो इंडिविजुअली बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट भी बोल सकते हो, या मार्केट के एसडी में बीटा लगा के स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायर फॉर्म वाला हो गया सिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक रिस्क अगर हम बात करें, अनसिस्टमेटिक रिस्क हम स्टॉक का कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल रिस्क होता है एसडी ऑफ स्टॉक, एसडी ऑफ स्टॉक टोटल रिस्क होता है ना, टोटल रिस्क में से आप माइनस कर दो सिस्टमेटिक रिस्क, यानी बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। यानी सिस्टमेटिक रिस्क तो मैंने आपको बता दिया, सिस्टमेटिक रिस्क में हम क्या करेंगे, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा देंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, यानी बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क में हम क्या करेंगे, टोटल रिस्क तो स्टॉक का आती है, डेट इज एसडी, है ना। तो टोटल रिस्क आपका क्या होता है, किसी भी स्टॉक का टोटल रिस्क जो होता है वो एसडी होता है। एसडी में से हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क माइनस कर देंगे, हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गया, है ना। और इस अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या बोला जाता है, सिग्मा स्क्वायर ई आई, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। इस प्रकार से हम अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल देते हैं। और फिर टोटल रिस्क क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, टोटल रिस्क क्या होगा, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, और यहाँ पर टोटल रिस्क वेरिएंस में आएगा, ध्यान रखना वेरिएंस में आएगा। तो आपका सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक मिला तो टोटल रिस्क हो गया आपका, और ये दोनों मिला दो, और ऐसे भी हमने अनसिस्टमेटिक में टोटल रिस्क से ही सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस किया। ये हो गया आपका स्टॉक की बात। अब अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, अभी हमने स्टॉक, एक सिंगल स्टॉक की बात की, अगर हम पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क देखें तो वो कैसे निकलता है, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, बीटा किसका, इस पर पोर्टफोलियो का बीटा लगाओगे, स्टॉक का बीटा नहीं, पूरे एंटायर पोर्टफोलियो का बीटा। वो कैसे आता है, देखो हर स्टॉक का बीटा होगा, अब जो उसके वेट्स होंगे, वेट्स लगा देंगे हर स्टॉक के बीटा में, तो पोर्टफोलियो का बीटा भी आ जाता है। वेट इंटू बीटा, वेट इंटू बीटा करके, वेट इंटू बीटा प्लस वेट इंटू बीटा प्लस वेट इंटू बीटा करते हैं ना, वेट्स लगाएंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो का बीटा में आप मार्केट का एसडी लगा दो पोर्टफोलियो के बीटा में, तो आपका हो जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, किसका, पोर्टफोलियो का आ जाएगा। फिर उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, आप बीटा स्क्वायर पी बोलो इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, ये सिस्टमेटिक रिस्क हो गया। और अनसिस्टमेटिक रिस्क अगर हम बात करें पोर्टफोलियो के, अब पोर्टफोलियो का अनसिस्टमेटिक रिस्क तो जनरली
मतलब नहीं निकलता, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाता है, आप वो भी हमें पता है। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं एट द टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ये कर देंगे तो भी आंसर आएगा। बट अगर टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो नहीं है तो हम यहाँ पर हम टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो नहीं आता, क्योंकि जो आप अपने पहले सीखा है वो आपने सीखा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में, जो हम करते थे ना, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, वो हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में हम वैसे टोटल रिस्क निकालते थे। यहाँ पर हम बात करें शार्प इंडेक्स मॉडल, शार्प इंडेक्स मॉडल में सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर अनसिस्टमेटिक रिस्क हम कैसे निकालते हैं पता है, यहाँ पर भी हम वैसे ही निकालते हैं, पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मान लो 4 स्टॉक है, तो चारों स्टॉक का अनसिस्टमेटिक रिस्क तो आएगी ना, जैसे हम वेरिएंस ऑफ ई एक्स ई वाई ऐसे 4 स्टॉक का आएगी। तो वैसे हम क्या करते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एरर टर्म स्टॉक एक्स प्लस वेट स्क्वायर वाई, ये एक्स है समझ लो, इंटू वेरिएंस ऑफ एरर टर्म ऑफ स्टॉक वाई, ऐसे करके चलता जाएगा। प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस जो हम करते हैं ना, वो यहाँ नहीं करते, अनसिस्टमेटिक में उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे करा, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों आ जाएगा। और इसको टोटल कैसे निकालोगे, टोटल रिस्क यानी सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक मिला दो, वो आपका टोटल रिस्क हो जाएगा। तो यही देखो सारा चीज मैंने लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, स्क्वायर कर दिया। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म होता है, टोटल रिस्क आपका क्या होता है, ये दोनों मिला दो। और मैंने कहा था सिक्योरिटी का अनसिस्टमेटिक रिस्क हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मैंने नीचे भी लिखा हुआ है देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी हम निकाल सकते हैं, टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। और पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का बीटा लगेगा, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क में हम क्या करते हैं, वही समीशन वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, और ये समीशन ये चलते ही जाएगा, जैसे मैंने ये बताया आपको, ऐसे करा। फिर पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक को जोड़ दो, वही पोर्टफोलियो आ जाएगा, बस बात खत्म। तो ये भी मैंने पूरा आपको समझा दिया एकदम अच्छे से। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये मैं आपको सीट जो है ना शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एक सीट में लिख दिया वापस से, है ना। तो यहाँ पर जो भी मैंने सारा चीज आपको समझा, सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, बीटा, कोवेरियंस, कोरिलेशन, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के बारे में जो जो चीज आपको जानना है, सारा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक, ये सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से, पोर्टफोलियो के रेस्पेक्ट में भी लिखा हुआ मैंने सारा। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पर एग्जाम टाइम में आप क्या कर सकते हो, इस एक बार इस पीडीएफ को एक बार जस्ट रेफर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी मैंने पढ़ा है वो सारा लिख लिया है, तो आप वहां से काम चला लोगे आराम से। तो अब आपको सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया एकदम अच्छे से। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम में मैंने बोला था, इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आपका जो इक्वेशन होता है करेक्टरिस्टिक्स लाइन का, वही होता है ई आर इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ये देखो, द इक्वेशन ऑफ एस एम एल इज ई आर इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये होता है आपका। तो ये आपका इस प्रकार से एसएमएल का इक्वेशन है, और यहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है एसएमएल जो है। और आपका जिसका बीटा लेस देन 1 है उसे हम डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं, जिसका बीटा 1 से ज्यादा उसे हम एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं। और ध्यान रहे, जैसे हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन था अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, है ना, ये इक्वेशन था कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, जहाँ पर आर आई बार हम निकालते इक्वल अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। और जहाँ पर मैंने बोला था रिटर्न ऑफ द मार्केट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जगह खाली छोड़ोगे, अल्फा और बीटा को फिल कर दोगे। वैसे यहाँ पर आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा है, ये इक्वेशन ऑफ एस एम एल जिसे हम ई आर बोलते हैं, इक्वल ये है। यहाँ पर हम बीटा का जगह खाली छोड़ते हैं, बीटा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो नीचे आता है वो बीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जगह आप खाली छोड़ोगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी था, यहाँ पर मैथ्स करना कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा दिया हुआ है, तो आपका दो इक्वेशन बनेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 19.8% इक्वल आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू 1.20, और इधर 17.1 इक्वल 17.1 ये ई आर हो गया, इक्वल आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू 0.90 आ जाएगा बीटा। तो ये दोनों का वैल्यू हम बैठाते, हम आर एम और आर एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। आर एम और आर एफ की वैल्यू निकाला, अब हम एस एम एल में क्या करेंगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इनकी वैल्यू तो बैठा देंगे, बीटा की वैल्यू नहीं बैठाएंगे। तो देखो बीटा की वैल्यू नहीं बैठाने से बीटा का जगह 9 + 9 बीटा आपका इक्वेशन ऑफ एसएमएल आ जाएगा। ये बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। तो ये हमने करा। इसके बाद साप रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा। तो साप रेशियो हम कैसे निकालते हैं, साप रेशियो और ट्रेनर रेशियो में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो साप रेशियो में हम क्या करते हैं, आर आई बार माइनस आर एफ करते हैं,
डिवाइड बाय नीचे एस डी होता है, और ट्रेनर रेशियो में भी आर आई बार माइनस आर एफ करते हैं, डिवाइड बाय नीचे बीटा होता है, बस इतना ही। आर आई बार को आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। आप आर आई बार को एक्स बार बोलो या एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलो, ठीक है। तो आप यहाँ पर साप रेशियो जो है वो आप ई आर माइनस आर एफ भी बोलो, या फिर आर आई बार माइनस आर एफ बोलो, या फिर एक्स बार माइनस आर एफ बोलो। ये आर आर आई बार और एक्स बार क्या है, जो हम हिस्टोरिकल रिटर्न से एवरेज रिटर्न निकालते हैं ना, या फिर रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करके जो हम रिटर्न निकालते हैं, वो माइनस आर एफ बाई एस डी। तो साप रेशियो में डिवाइड बाय एस डी होता है, सार्प का एस होता है, इधर भी एस है, एस एस कॉमन है। तो साप रेशियो में ध्यान रखना है एस डी होता है, ट्रेनर रेशियो में बीटा होता है आपका। और मैंने जेनसन अल्फा पहले ही बता दिया था आपको, एक तो करेक्टरिस्टिक्स लाइन में हमने अल्फा देखा था, वहां पर आर आई बार माइनस क्या था, बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। और यहाँ पर है आर आई बार माइनस आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पर आर एफ भी है। तो ये दोनों फर्क मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा हुआ है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया एकदम अच्छी तरीके से, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब बात हम करेंगे आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी की, फिर बाद में जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके भी जो जहाँ पर हमें लगता है कि आपको बता देना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको, बट एक बार सारे कंसेप्ट में आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में क्या करते हैं, जैसे सीएपीएम में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर को लेते हैं, मार्केट, सेंसेक्स या निफ्टी, उसी को ही हम उसी का रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा लगा के इक्विटी रिस्क प्रीमियम कंसिडर कर लेते हैं। बट आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स, बोले एक फैक्टर्स को आप नहीं ले सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अनगिनत फैक्टर्स, आप सभी को कंसिडर करो। इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडाइसेस, ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में। और इसी वजह से यहाँ पर ई आर जो है ना, वो सिंपली आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा नहीं होता है, यहाँ पर ई आर इक्वल होता है आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का, उस पर बीटा लगा दो, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2 का, उस पे उसका बीटा, ऐसे चलती जाएगा कहानी, है ना, चलते जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, आर एफ प्लस बीटा 1 इंटू लैमडा 1, बीटा 2 इंटू लैमडा 2, बीटा 3 इंटू लैमडा 3, ऐसे करके चलती जाएगा आपका ये, है ना। यानी यहाँ पर सिंपल सी बात है, आर इक्वल आर एफ तो है ही, प्लस आपका आर एफ माइनस आर एफ मल्टीपल टाइम्स हो रहा है ना। आर एफ माइनस आर एफ क्या, रिस्क प्रीमियम ही तो है, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का इंटू सेंसिटिविटी फैक्टर 1, और ध्यान रहे सेंसिटिविटी और बीटा का मतलब सेम होता है, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2 इंटू सेंसिटिविटी फॉर फैक्टर 2, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 3 का इंटू सेंसिटिविटी फैक्टर 3 का, ऐसे करके ये चलता जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, ये बस ध्यान रखना, एक और चीज, ये पॉइंट को ध्यान रखना, कई बार आपको एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उससे हमें उसके डिफरेंस से हमें मार्केट रिस्क प्रीमियम पता करना पड़ता है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है ना, तब मार्केट रिस्क प्रीमियम प्लस होगा, अगर एक्चुअल वैल्यू कम है तो मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे इन्फ्लेशन, एक्चुअल वैल्यू 7 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो प्रीमियम प्लस पे जाएगा, ये आपका माइनस पे नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए कम है तो आपका माइनस पे जाएगा। तो ये सब मैं बता नहीं रहा, मैं तो बस रिकॉल करा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपने पूरा डिटेल्ड रिवीजन वीडियो देखा है अच्छे से, है ना। तो ये वाला ध्यान रखना, इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन भी है, वो ध्यान में रखोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन है आपका, ये मैंने अपने कंसेप्ट बुक में एग्जाम्पल में भी रखा हुआ है, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर से आप करके जाओगे, ये ध्यान रखना आप, है ना, ये आप जरूर से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, यहाँ पर मैं आपको एक और बात, चलो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जहां तक मुझे याद है अपने क्वेश्चन बैंक से। यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हो, ध्यान रखना, यहाँ पर 4 साल का डेटा दिया हुआ है, 4 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, प्राइस 4 ईयर्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम रिटर्न निकालेंगे, है ना, रिटर्न निकाल के फिर ही तो आगे हम बीटा वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पर बीटा ही निकालने को बोला, तो रिटर्न हम पहले साल का नहीं निकाल सकते। तो जो 2012 का है ना, वो रिटर्न नहीं निकलेगा, क्योंकि रिटर्न निकालने के लिए हमें डिविडेंड चाहिए प्लस प्राइस चेंज चाहिए। तो प्राइस चेंज के लिए इनिशियल प्राइस भी चाहिए, तो 2012 का प्राइस तो है बट ओपनिंग प्राइस नहीं है, इनिशियल प्राइस नहीं, इसलिए 2012 का रिटर्न निकालना पॉसिबल नहीं है। हम 2013, 14 और 15 का रिटर्न निकालेंगे। 2013 में डिविडेंड 22 कमाया और प्राइस चेंज हुआ 8, यानी 30 रुपीज कमाएंगे, डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस आ जाएगा 245 इंटू 100 करके हमने ये रिटर्न निकाल लेना है। तीनों हमने 3 साल का हमने रिटर्न निकाल लिया, मतलब हर साल का जो ओपनिंग प्राइस, पिछले साल का क्लोजिंग प्राइस इस साल का ओपनिंग प्राइस हो जाएगा।
और वैसे सेम मार्केट का अगर आप देखो, ये मार्केट का इंडेक्स दिया हुआ है और मार्केट का सीधा रिटर्न बता दिया, डिविडेंड का रिटर्न परसेंटेज में बता दिया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज निकालेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, 117 बढ़ रहा है, कहाँ से, 2013 इंटू 100, तो 117 बाई 2013 इंटू 100, इससे प्राइस चेंज से कितना परसेंटेज कमाया प्लस डिविडेंड यील्ड कर दो आप, ये 5% आएगा, ये तो आएगा नहीं पहले वाला, तो आपका रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर। तो जबकि आपका स्टॉक का रिटर्न, ये क्रिस्टा लिमिटेड का स्टॉक का 3 रिटर्न आया और आपका मार्केट का भी 3 रिटर्न आया, तो रिटर्न आपका एक्स है और मार्केट का एम है, उससे हमने वेरिएंस और एसडी निकालेंगे, एक्स बार भी निकालेंगे और इधर भी हम वेरिएंस एसडी निकालेंगे मार्केट का, और कोवेरिएंस भी निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार करके कोवेरिएंस भी निकालेंगे। तो बीटा क्या होगा, कोवेरिएंस बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, आपका बीटा 1.913 आएगा। अब आईसीए ने जो यहाँ पर रिग्रेशन मेथड से किया, तो वैसे भी मैंने आपको बताया ना, वो रिग्रेशन मेथड भी हम यहाँ पर ले सकते हो। उसके लिए समीशन एक्सएम लेते हैं, माइनस एन एक्स बार एम बार डिवाइड बाई समीशन एम स्क्वायर माइनस एन एम बार होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको मैं, चलो उस तरीके से मैंने क्लास में कराया था एंड रेगुलर क्लास में, वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये तरीका था, एक ऑल्टरनेटिव तरीके में हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव 2 में आप देखो, यहाँ पर हम स्टॉक रिटर्न को एक्स मान लेते हैं और इसको मार्केट रिटर्न को वाई मानो या फिर एम मान लो। आईसीए वाई मानता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एम ही रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया था, मैंने आपको बता ही दिया ये इस तरीके से। तो एक्स आपके पास है, जैसे आप देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक्स एम चाहिए, एक्स बार एम बार चाहिए, है ना, एम बार स्क्वायर चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, तो एक्स एम चाहिए। तो एक्स तो ये आपका हो गया, स्टॉक का रिटर्न एक्स है और एम आपका मार्केट का रिटर्न है। तो एक्स एम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने एक्स एम निकाला, तीनों का अलग अलग एक्स एम निकाला, तो तीनों का समीशन एक्स एम हो गया। समीशन एक्स एम मतलब तीनों को प्लस कर दो, टोटल डिवाइड बाय 3 मत करना, समीशन एक्स एम है, समीशन एक्स एम बाय एन नहीं है, समीशन एक्स एम है, तो टोटल करोगे, अब इसको कर दिया। फिर हमने एक एम स्क्वायर भी किया, ये एम स्क्वायर किया तो समीशन एम स्क्वायर भी आ गया आपका, क्योंकि नीचे समीशन एम स्क्वायर भी चाहिए। अब एक्स से एक्स बार आ जाएगा और एम से एम बार आ जाएगा आपका, है ना, ये मैं टेलीग्राम में नोट शेयर कर दूंगा। एम से आपका एम बार आ जाएगा, तो अब आराम से निकालोगे, बीटा इक्वल समीशन एक्स एम ये ले लिया माइनस एन, एन कितना 3 है, 3 आएगा, एन जो है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स समझ लो, तो 3 लिया हमने तो 3 आएगा यहाँ पर, 3 साल का डेटा ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, 3 डेटा ले रहे हैं, तो एन 3 आ जाएगा। एन एक्स बार एम बार, एक्स बार ये रहा, एम बार ये रहा, मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर डिवाइड बाय समीशन एम स्क्वायर, ये रहा समीशन एम स्क्वायर डाला, एन 3 है माइनस एन और ये एम बार स्क्वायर हो जाएगा, एम बार स्क्वायर इन इसका मल्टीप्लाइड बाय 2, 14.64 स्क्वायर लिख दो या 14.64 इंटू 14.64 लिख दो, इस तरीके से 1.897 आएगा। तो उधर हमारा 1.913 आया था, ये 1.897, दोनों आंसर सही है। तो ये डिफरेंस क्यों पता है, डिफरेंस है राउंडिंग ऑफ डेसिमल प्लेसेस की वजह से, क्योंकि दोनों सेम तरीके से डिराइव होता है, जो मैंने क्लास में ही बताया था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में बैठ गया, आराम से रेगुलेशन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें पॉइंट नंबर 2 जो है वो रट्टा लगाने वाली चीज है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम हर साल आर एफ और आर एम तो सेम ही रहेगा, आर एफ आर एम सेम रहेगा। हम बीटा क्या ले रहे हैं पता है, हम बीटा भी सेम ही रख रहे हैं, सॉरी आर एम सेम नहीं रहेगा, आर एफ तो सेम ही रहेगा। ये 666 दिया हुआ क्वेश्चन है, 3 साल का अलग अलग जो आर एम निकला था ना, 10.81, 16.33, 16.79, ये ले लिया यहाँ पर माइनस आर एफ के, और बीटा जो हमने निकाला 1.897 पकड़ो, या फिर 1.897 या फिर 1.8913, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये पकड़ के आपका ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, और हमारा एक्चुअल में जो रिटर्न है वो तो ये है 3 साल का आपका। तो उससे हमने पता कर लिया कि आपका अल्फा पता कर लिया, तो अल्फा में तो हम यही करते ना, ये आर आई बार हो गया आपका, देखा जाए तो ये आर आई बार हो गया आपका, ठीक है। और ये देखा जाए तो वो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फा निकालते हैं ना, आर आई बार माइनस आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, जेंसन अल्फा जो हम निकालते हैं, तो उससे हम एक्शन ले लेंगे। अल्फा नेगेटिव है तो मतलब बेचो, अल्फा पॉजिटिव है तो मतलब खरीदो, बात सीधी सी बात है। तो ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आप ध्यान दे लेना, आपके जो भी नोट्स है उसमें आप ये ध्यान दे दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बता दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया, बीटा दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दे दिया। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट इतने का है। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी हम चलो लिखना था, कोई बात नहीं, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा, अब उसे हम वेट पता कर लेंगे कि ईच इन्वेस्टमेंट का कितना वेट है, और वेट हमेशा क्या होगा, 1 होगा आपका, वेट हमेशा 1 होगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो अब वेट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है ना, एक बार रुको। तो यहाँ पर मैं वही कह रहा था कि आपका जो वेट्स है, ये वेट्स आपने निकाल लिया। अब ये वेट्स हम क्या करेंगे पता है, ये वेट्स है। अब ये वेट्स हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्न्स दिए हुए अलग अलग सिक्योरिटी के, उस पे ये वेट्स लगा देंगे ना, तो हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा 22.38%। और यही वेट्स अगर हम अलग अलग सिक्योरिटी के बीटा में लगा देंगे, वेट्स इंटू बीटा, वेट्स इंटू बीटा, तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा 1.46। ये हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है पता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बताओ रिस्क बताओ रिलेटेड टू डेट ऑफ द मार्केट, आपका पोर्टफोलियो का रिस्क बताओ। तो आप देखो, आपका जो मार्केट के हिसाब से आपका बीटा, मार्केट का बीटा 1 होता है, आपका बीटा 1.46 है, आपका बीटा 1.46 है, और आप रिटर्न कमा रहे हो 22.38%। नियम से अगर मैं बोलूँ कि मान लो रिक्वायर है 22.38% है, तो उस हिसाब से आपका बीटा कितना होना चाहिए, हम निकालेंगे आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11 और 19 दिया हुआ है, यस। 11 प्लस 19 माइनस 11 इंटू बीटा, और हम बीटा नहीं निकाल रहे, हम ये बीटा नहीं ले रहे, हम ले रहे कि इतना रिटर्न में बीटा होना कितना चाहिए। अगर 22.38% का रिटर्न माने तो बीटा होना कितना चाहिए, तो इससे बीटा आएगा 1.42 होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली आपका इस रिटर्न पे बीटा होना चाहिए 1.42, बट आपका बीटा आ रहा है 1.46 पोर्टफोलियो का, तो कंपैरेटिवली रिस्की है कितना, 0.04 ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि आपका जो बीटा मैक्स बीटा 1.42 होना चाहिए, 22.38% जो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से, बट बीटा आपका 1.46 आ रहा है, तो ये मार्जिनली रिस्की है। अब इसके बाद ये पूछ रहे कि क्या कंपोजिशन चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली निकालेंगे। इंडिविजुअली देखो ये रिटर्न्स आ गए, ये इंडिविजुअली अब आर आई बार बोल दो या ई आर बोल दो, ये इंडिविजुअली रिटर्न हो गए। और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए, सबका अपना अपना इंडिविजुअल बीटा के हिसाब से हम आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा करके बोल रहे हैं, ये रिक्वायर्ड रिटर्न कमाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, हमारी जो कमाई है ये बड़ा हो तो हम बोलेंगे कि हाँ बाई करो, ये बड़ा हो तो बोलेंगे सेल करो, क्योंकि यहाँ पर 19.50% एक्सपेक्टेड है, इतना कमा रहे हैं मतलब, और कमाना चाहिए इतना, मतलब खराब है ना। यहाँ पर अल्फा नेगेटिव आएगा तो मतलब बेचो, तो जहां पर अल्फा इक्वल ई आर माइनस आर ई बोलो या फिर आर आई बार, इसको आप आर आई बार भी समझ लो, ये आर आई बार है और ये आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो जेंसन अल्फा के हिसाब से आर आई बार माइनस आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो उस हिसाब से आप ये एक्शन बता दो कि अल्फा नेगेटिव आएगा तो सेल, पॉजिटिव आएगा तो बाई, तो उस हिसाब से हम ये बता देंगे। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर भी देखो अलग अलग सिक्योरिटीज मार्केट प्राइस और बीटा दिया हो, बोला पोर्टफोलियो बीटा निकालो, तो शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस करके आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगा, उससे आप वेट निकाल लोगे, वेट इनटू बीटा करोगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। अब पोर्टफोलियो बीटा हमारा आ चुका 1.108। अब हमने ये निकाल लिया, फिर पूछा कि आपको रिस्क फ्री कितना लेके आना अगर आप बीटा 0.8 चाहते हो, तो देखो पोर्टफोलियो का बीटा तो इतना है, आर एफ का बीटा जो होता है वो जीरो ही होता है, तो हम ये बोलेंगे लेट आर एफ का बीटा भी लेट आर एफ का वेट जो है वो डब्लू है, तो वेट इंटू बीटा जीरो है, प्लस तो पोर्टफोलियो का वेट हम मान लेते हैं 1 - W, क्योंकि टोटल तो 1 होता है, प्लस 1 - W इंटू इसका बीटा 1.108 है, इक्वल डिजायर बीटा हमें चाहिए 0.8, तो इससे हम W निकाल लेंगे 0.722 आ रहा है, मतलब नहीं, इससे आपका W जो आएगा 0.278 आएगा, क्योंकि आर एफ को हमने W पकड़ा है ना, तो W आपका 0.278 आएगा आपका, यानी 1 - W आएगा 0.722 यहाँ पर। तो हमें इससे पता चलेगा कि पोर्टफोलियो में जो 12 लाख लगा के रखा है इसका वेट 0.722 होना चाहिए, तो 12 लाख जो है वो 0.722 है, तो उस हिसाब से टोटल आपका 1662,049 यानी 1662,050 इतना इन्वेस्टमेंट टोटल होना चाहिए, माइनस 12 लाख कर दिया, आपका 4,62,000 समथिंग का आप आर एफ में इन्वेस्टमेंट लाओगे। थर्ड वाला पार्ट भी कुछ इसी प्रकार करना, बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, डाइवेस्टमेंट होगा। यहाँ पर आप आर एफ में बोरोइंग करोगे, क्योंकि आपका जो डिजायर बीटा है वो आपका 1.2 है, तो 1.10 तो पोर्टफोलियो का बीटा था, उससे भी ज्यादा बीटा बढ़ाओगे कब, जब आप आर एफ में बोरो करोगे, तो आपका यहाँ पर डाइवेस्टमेंट आएगा, वो आप देख लेना खुद से, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। अब मैं एक बार अपने नोट्स की तरफ मूव करता हूँ, एक बार रुक जाओ, और वहां से मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर आपको बताने का रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तुम्हें तो कुछ बताने का है नहीं। और जब आप ध्यान रखना, जब आप साप रेशियो, ट्रेनर रेशियो या जेंसन अल्फा निकालोगे, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है।
तो रैंकिंग अगर आपको करना पड़े तो ज़्यादा वाले का रैंक सबसे ज़्यादा होगा, रैंक 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 31 जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार सॉल्व कर लेना। एक बार जरूर से क्वेश्चन नंबर 31 हमारे क्वेश्चन बैंक से जरूर से सॉल्व कर लेना। उसमें बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन आप एक बार जरूर से सॉल्व कर लेना। सारे कंसेप्ट मैंने बताए हुए यहाँ पर इसके। जरूरत नहीं है और तो कुछ बताने का ऐसे, जहाँ पर आप गलत दिख नहीं रहा हूँ। यस, एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये जरूर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जरूर से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं अभी बता के भी कोई फायदा नहीं होगा। डिटेल्ड रिवीजन में तो बताया मैंने, वो प्रैक्टिस कर लेना जरूर से। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बार आप सॉल्व कर लेना। अब देखो क्रिटिकल लाइन इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ खाली। क्रिटिकल लाइन इक्वेशन, जैसे आप देखो यहाँ पर क्रिटिकल लाइन इक्वेशन जो है, अब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में पढ़ा ही था, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइड बाई एक्स का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, वाई का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, है ना। वो हमने पढ़ा ही था ऊपर। क्रिटिकल वो दो स्टॉक्स का अगर वेट हम निकालते हैं ना, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब अगर 3 स्टॉक्स हो, 3 या उससे ज्यादा स्टॉक्स हो, तब हम क्रिटिकल लाइन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम है ना एक तो प्रैक्टिकल तरीका भी, एक आईसी का तरीका भी। तो मैं अभी आपको रिवीजन में आईसी का तरीका बता देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन भी है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने अपने कंसेप्ट बुक में रखा है। तो देखो अगर आप पोर्टफोलियो एक्स की बात करोगे, इसका वेट इतना इतना दिया हुआ है। इन्होंने एक मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाया, दो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए, जिसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी सी में कितना पैसा लग रहा है ये बताया इन्होंने। फिर पूछा कि बताओ अगर मान लो 5000 हम इसमें लगाए पैसा, और नीचे इसमें हम लगाए 3000 पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या वेट होगा। तो 5000 का 30% 1500, 40% 2000, 30% 1500, 3000 का 20% 600, ये 1500 आएगा, ये आपका 900 आएगा। तो ऐसे करके पता चला 2100 यहाँ लगाया, यहाँ 3500 लगाया, यहाँ 2400 लगाया, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 8000। तो 2400 आउट ऑफ 8000 कितना आता है, ये 30% आ गया इसका। और आपका 3500 आउट ऑफ 8000 ये आ गया 0.44। 2400 आउट ऑफ 8000 ये आ गया 0.3। ये कुछ गलत था, ये 2100 था, मैंने 24 लिख दिया गलती से, 2100 था। तो 2100 आउट ऑफ 8000 ये आ गया 0.26। तो 0.26, 0.44, 0.3 का वेट आएगा आपका। सिंपल सी बात है ये। मतलब हमने कुछ नहीं किया, उस हिसाब से हमने देखा कितना पैसा लगाया जा रहा, 5000, 3000 वेट के हिसाब से कितना पैसा लगाया जा रहा, उस हिसाब से हमने रिवाइज्ड वेट निकाल लिया। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर, सपोज करो इन्वेस्टर ने 8000 में से 4000 सिक्योरिटी ई में लगाया, तो वेट ऑफ ई तो पता ही चल गया 0.50 है। फिर हमसे पूछा कि बताओ वेट ऑफ बी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है, और बताओ वेट ऑफ सी कितना होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन, मैं आईसी के हिसाब से बता रहा हूं, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, वेट ऑफ बी इक्वल ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करने के बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप दोनों पोर्टफोलियो में ये इक्वेशन लगाओगे, पोर्टफोलियो एक्स, पोर्टफोलियो वाई में। तो पोर्टफोलियो एक्स में ये इक्वेशन लगाओगे, वेट ऑफ बी कितना है, 0.40 है, इक्वल ए प्लस बी, वेट ऑफ ए कितना है, 0.30 है। यानी ये आ जाएगा ए प्लस 0.40 इक्वल ए प्लस 0.30 बी, ये आ जाएगा एक इक्वेशन। और दूसरा में 0.50, 0.20, 0.50 इक्वल ए प्लस 0.20 बी, ये दो इक्वेशन आ गया। ये देखो आप, तो ये जब दो इक्वेशन आएगा ना आपका, अब इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। वंस आपकी बी की वैल्यू निकल गई, अब उसी बी की वैल्यू को आप बिठा दोगे किसी भी इक्वेशन में, तो ए का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहां पर बी का वैल्यू आया -1, ए का वैल्यू आया 0.70। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में ए और बी दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा आराम से। जैसे हमारा वेट ऑफ बी इक्वल ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। वेट ऑफ ए तो आपको पता ही है 0.50 पहले से दिया हुआ था, 4000 आउट ऑफ 8000, तो वो तो पहले से पता है, तो 0.50 पहले से पता है, उससे वेट ऑफ बी भी निकाले 0.20, तो बचा हुआ वेट ऑफ सी होगा, ये वेट ऑफ सी है, 0.30 आपका आएगा। तो ये इक्वेशन बस आपको ध्यान में रखना, मैंने आपको पूरा अच्छे से नहीं कराया, बस आपको बताया मैंने कैसे करना है। तो ये इक्वेशन को आप ध्यान रखोगे, दोनों पोर्टफोलियो में इक्वेशन बिठा के ए और बी का वैल्यू निकालोगे। अब डब्ल्यू ए आपके पास ऑलरेडी पहले से 4000 आउट ऑफ 8000, तो आपने वेट ऑफ बी निकाला, बचा हुआ वेट ऑफ सी हो जाएगा।
सार ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने ऐसे ही यूट्यूब में भी वीडियो डाल रखा है सेपरेटली, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी के साथ मैंने ये सारा आपको करा, और एक ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 40 जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर से कर लेना, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके आरटीपी एमटीपी सेक्शन में, ये भी मुझे लगा आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये भी हम फटाफट से मैं आपको थोड़ी सी बात इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तीन कंपनीज का, तीन सिक्योरिटीज का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड इंटरेस्ट की क्या कमाई होगी वो बताया, ये मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। अब हमें पूछा गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बताओ। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इसी डेटा का काम लेना है, इसी से हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो होता है वो रिस्क फ्री होता है। तो आप देखो, आपने 5060 कमाया डिविडेंड इंटरेस्ट से, और प्राइस चेंज से आपने गवाया है, कमाया नहीं, 20 रुपीज लॉस है आपका। तो अल्टीमेटली 5040 आपकी टोटल रिटर्न है, 72,000 लगा के इंटू 100 आप लोगे तो आपका आर एफ निकल के आ जाएगा, पहले वाला 7% आपका निकल के आ गया। इसके बाद इन्होंने पूछा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताओ ईच सिक्योरिटी का यूजिंग सीएपीएम। तो ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताना है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने बोला 3 डेसिमल पॉइंट में करना है, तो 3 डेसिमल पॉइंट में करोगे, एग्जाम में अगर कुछ मेंशन रहे वैसे करोगे। और बीटा भी वेटेड एवरेज लेने को बोला है, तो वेटेड एवरेज बीटा भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा एंटायर पोर्टफोलियो का हम क्या करेंगे, रिटर्न निकालेंगे, और उसी को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेंगे। तो अब पूरा पोर्टफोलियो का अगर आप रिटर्न निकालोगे तो आप देखो यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो का टोटल कॉस्ट आपने 1,50,000 लगाया है, जिसमें आपको डिविडेंड वगैरह इतना मिला है, और आपका मार्केट प्राइस इतना हो गया। तो प्राइस चेंज से आपने 3980 कमाया, डिविडेंड इंटरेस्ट से आपने 8910 कमाया, दोनों मिला के आपने इतना टोटल कमाया 1,50,000 लगा के। तो ये आपका 8.593% आपका आया। तो ये जो 8.593% आपका आया, ये हम मान लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसका, पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब आरएफ आपका 8.593% आया पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, आरएफ आपने निकाला हुआ है 7%। ठीक है, अब बीटा भी निकल के आ जाएगा, अलग अलग बीटा जो दिया हुआ है उसमें वेट्स जो आपका कॉस्ट जो है, कॉस्ट नहीं लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। हालांकि जो कॉस्ट होता है मेरे हिसाब से कॉस्ट ही आपका ओपनिंग मार्केट प्राइस होता है, तो इस करंट पीरियड में इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर से हम लेंगे, नेक्स्ट ईयर एक कॉस्ट बन जाएगा इस साल का मार्केट प्राइस। बट आईसीए ने इसी के बेसिस में लिया है। तो आप एग्जाम में अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो दो कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो प्रायोरिटी मार्केट प्राइस को दे देना आईसीए पर्पस के हिसाब से। तो ये जो मार्केट प्राइस है, आप इसके हिसाब से वेट निकालोगे, वेट इंटू बीटा करोगे, पोर्टफोलियो बीटा भी आपके पास आ जाएगा। तो वेट इंटू बीटा देखो करेंगे तो पोर्टफोलियो बीटा 0.364 आएगा। तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आर एफ है, बीटा है, हमें पता है ई आर इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा होता है। तो इससे हम आर एम निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, आर एम हमारा 11.376% आ गया। अब ये निकलने के बाद अब ईच सिक्योरिटी का आप आराम से निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे आर एफ दिया हुआ है, आर एफ आपके पास है 7%, ये देखो आर एम भी है, आर एम माइनस आर एफ भी, और बीटा भी इंडिविजुअली सबका दिया हुआ है 0.6 0.8 0.6। तो उस हिसाब से हम हर सिक्योरिटी का निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अब एग्जाम के लिए एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अब जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। चलो बस इतना ही मुझे बताना था, और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वगैरह तो टेलीग्राम में दिया हुआ ही है, आप वो सब कर ही रहे हो, एंड जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने बता दिया।